सच है तो दिखेगा। नमस्कार, मैं आरजे सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और वक्त हो चला है खबर खास का। और खबर खास में आज हम बात करने वाले हैं कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष के हो हल्ले की। विपक्ष इसलिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार है और उसके बाद विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर शोर शराबा कर रहा है। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो सत्ता पक्ष जेएमएम और कांग्रेस इसे लेकर लगातार अपना विरोध जता रहा है। कल जहां आपने देखा कि कांग्रेस सड़क पर उतरी, आज जेएमएम पूरे धरना की तैयारी में है सभी जिला मुख्यालयों पर। बताया आपको कि कृषि विधेयक 2020 के विरोध में जेएमएम आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेगा। जेएमएम ने यह कहा है कि कृषि से जुड़े तीनों संशोधन विधेयकों से सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार ने बिना बहस के ही संसद से तीनों संशोधन विधेयकों को पारित कर दिया। जो संशोधित विधेयक थे उसे पारित करा दिया गया बगैर किसी बहस के। सदन में इस पर बहस भी नहीं हुई और ये तीनों बिल पास कर दिए गए। और साफ तौर पर जेएमएम का आरोप है कि ये जो बिल लाया गया है इससे सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा होने वाला है, किसानों को इससे कोई लाभ नहीं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि एक बार फिर से इस बिल के जरिए किसानों को महाजनी प्रथा की ओर ढकेला जा रहा है। और इसी को लेकर ये विरोध है, इसी को लेकर ये आक्रोश है। कल सड़क पर नजर आई कांग्रेस पार्टी और आज सभी जिला मुख्यालयों पर जेएमएम का धरना है। तो जेएमएम का राज्य भर में सभी जिला मुख्यालयों पर आज धरना है कृषि बिल के विरोध में। हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे रांची से, जमशेदपुर से, धनबाद से। लेकिन सबसे पहले धनबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं धनबाद से। अभिषेक, देखिए, कृषि बिल को लेकर उस दिन से विरोध नहीं शुरू हुआ जब यह बिल बगैर बहस के पास कराया गया, बल्कि जब यह बिल लाने की तैयारी कर रही थी केंद्र सरकार तब से इस बिल का विरोध हो रहा था। और जब पारित भी करा लिया गया तो ये आरोप कि बगैर बहस के संशोधित बिल को पास करा लिया गया, तीनों बिल। अब कांग्रेस शुरू से ही इसका विरोध करती आई है। कल सड़क पर नजर आई कांग्रेस और आज जेएमएम की बारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने आरती कि जो बिल केंद्र सरकार ने लाया है, पहले तो उस बिल के बारे में थोड़ी आपको बता दूं और उसके बाद आगे की चर्चा में बढ़ाऊंगा। ये बिल लोकसभा में 17 सितंबर को लाया गया और 20 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुई। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में काफी हंगामे के बाद जो है बिल पारित हुई और रविवार को मतलब अवकाश का दिन रहता है, उस दिन जो है राष्ट्रपति ने इस बिल को अनुमोदित कर दिया। मतलब अब गजट के थ्रू अब ये बिल पास हो गया है। इस बिल के तहत जो 2-3 बातें हैं वो समझने की जरूरत है। इस बिल में एक है जो नाम दिया गया कि कृषि सुधारों से संबंधित अधिनियम है, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 बनाया गया है। दूसरा है कीमत आश्वासन एवं सेवा करार अधिनियम 2020 बनाया गया है। और एक तीसरा इसमें है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 है। मतलब ये 3 संशोधन एक ही बिल के तहत अगर देखेंगे तो अलग अलग 3 इसमें सुधार किए गए हैं। और यही इसमें पूरी बात को समझने की जरूरत है कि सरकार कह रही है कि इस बिल के जरिए हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। सरकार की जो बाध्यता है किसानों की मंडियों में बेचने का या किसी खास जगह पे बेचने का, वो सारी बाध्यता आप समाप्त कर दी जाएगी और वो कहीं भी बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात उसमें कही गई है और बहुत सारी बातें हैं जो उसके अंदर दिए गए हैं। बड़े विस्तार से अगर आप चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा। विपक्ष का जो विरोध है, चूंकि विपक्ष विरोध जो कर रही है उसमें 2 बातों का सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। वो एक ये है कि आवश्यक सेवा जो अधिनियम था उसमें संशोधन करके बहुत सारी वस्तुओं को उससे बाहर क्यों किया गया। अब देखिए, आलू और प्याज ये आम आदमी की बहुत जरूरत की चीज होती है। अगर इसको कंट्रोल आप नहीं रखेंगे, प्राइस कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये मुश्किल खड़ा कर सकता है। और कई बार ये क्राइसिस से सरकारें प्रभावित हुई है, प्याज से तो सरकार तक गिरी है। बिल्कुल। तो ये हालात रही है। इसलिए आपने देखा कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं रखा कि अगर नासिक में प्याज हो रहा है तो
अगर हमको धनबाद में पहुंचना है, झारखंड में पहुंचना है, तो रास्ते में जो है वो प्याज की कीमत सही सलामत, मतलब बिल्कुल उसमें बिचौलिया हावी नहीं हो, वो अगर वहां 10 रुपए 12 रुपए अगर प्याज बिक रहा है तो यहां 60 रुपए प्याज क्यों बिकेगा? कीमतें उसकी बिल्कुल निर्धारित होनी चाहिए। बिचौलिए इसमें खा जाते हैं। तो सरकार का कहना है कि कुछ खास बिचौलिए जो है इसको प्रभावित करते हैं और दाम को अपने मनमाना ही करते हैं। इसमें आवश्यक सेवा हटाने के बाद तभी भी तो वो होर्डिंग करेंगे, जमाखोरी करेंगे। तो आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत जब आप सुधार करते हैं तो इसमें किसानों का हित कहां छुपा हुआ है? इसमें तो व्यापारी ही फायदा उठाएंगे और इसी बात का विपक्ष विरोध कर रहा है कि व्यापारी इसमें लाभ उठाएंगे। ये जो बहुत अहम चीज आपने बताई कि बजाय इसके कि बिचौलियों पर कैसे लगाम लगे, कालाबाजारी पर कैसे लगाम लगे, इसके जो संशोधित किया गया, इस बिल में जो संशोधन लाया गया आवश्यक सेवा के तौर पर कि अब जो इस तरह से आलू और प्याज की कीमतें भी तय होंगी, लेकिन अब तो ये खुला मार्केट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, आपका नियंत्रण रहेगा नहीं इस पे, तो इसमें किसानों का हित कहां आता है? ये सवाल तो जरूर उठेगा और शायद इसी को लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ अंजनी और प्रभात भी जुड़े। अंजनी, हम आएंगे आपके पास, लेकिन एक सवाल प्रभात से हम लेना चाहेंगे। प्रभात, देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि किसानों का हित जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि अब कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग कहीं भी किसान कर पाएंगे, वो अपनी मंडी कहीं लगा सकेंगे। तो ये चीजें तो पहले भी थी किसानों के पास, पहले भी इस तरह की बाध्यता नहीं थी। उस समय भी दलाल आते थे, बिचौलिए आते थे और किसानों की हकमारी कर ले जाते थे। अब अगर उन्हें ओपन मार्केट मिल रहा है तो इसमें नया क्या है? क्या अब ये ऐसा हो पाएगा? क्या अब अंकुश लग पाएगा कि बिचौलिए नहीं पहुंचेंगे और किसानों की हकमारी नहीं होगी? देखिए आरती, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए शुरू से अगर आप देखें तो जब से ये कृषि का जो मामला उठ रहा है, चाहे कृषि जो किसान है वो अपने माल को बाहर ले जाकर बेच सकते हैं, हर समय कहीं ना कहीं बिचौलिए रहते हैं और बड़े बड़े जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं किसान की माल को वहीं पे खरीद के बाजार में लाकर ज्यादा रेट में बेचते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर आज जेएमएम का पूरा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन है और ये लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये बिल का ये राज प्रथा आ जाएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो निश्चित है कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो बिचौलिए है उसको एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी तो कमी जरूर होगी। लेकिन किसानों के लिए भी अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि किसान के गांव में आके खरीदे थे, अब किसान को क्या है कि आप ओपन मार्केट है, कहीं भी रेट के हिसाब से अपनी जाके सामान को बेच सकते हैं, उसके रेट के हिसाब से सामान बेच सकते हैं, उससे फायदा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बिल का विरोध हो रहा है तो ये देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके का आंदोलन होता है। जिस तरीके से हर दिन कहीं ना कहीं पूरे देश में इस तरीके का किसान बिल को लेकर विरोध चल रहा है, तो हम कहें तो आज जेएमएम का राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन है जिला मुख्यालय पर। यह देखना है किस तरीके से हम दिखाएंगे। प्रभात, एक सवाल हम अंजनी से ले लेते हैं। अंजनी, देखिए प्रभात ने ये कहा कि अब किसानों को ओपन मार्केट मिलेगा, वो अपना जो प्रोडक्ट है, वो अपना सामान है, अपना ले जाके कहीं भी बेच पाएंगे, मंडी लगा पाएंगे। क्या पहले से किसान ये मांग नहीं करते रहे हैं कि उन्हें पहले भी इस तरह के बाजार की उपलब्धता दी जाए, उन्हें भी इस तरह की सुविधा दी जाए? साथ ही साथ अगर बाजार नहीं मिलता है तो इसकी क्या गारंटी है कि उनके उत्पाद जो हैं वो उनके हिसाब से उनकी कीमतों पर खरीदे जाएंगे? क्योंकि उनके पास स्टॉक कर रखने की व्यवस्था नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर उनके पास ज्यादातर पैदावार होगी तो फिर बिचौलियों का वहां पर जमावड़ा होगा कि आपकी फसलें सड़ जाएंगी, अगर आप औने पौने दाम में नहीं बेचते हैं तो हम खरीद ले रहे हैं। ये तमाम चीजें बिचौलिए इसी तरह से किसानों को डराते हैं और उनकी फसलें लेकर जाते हैं। तो इसकी क्या गारंटी होगी कि अब इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो नजर नहीं आएंगे इस संशोधित बिल के आने के बाद? देखिए भारती, जिस तरह से कृषि से जुड़ा हुआ जो है ये 3 संशोधन जो बिल जो पारित हुआ है और इसको लेकर जिस तरह से कृषकों के फेवर में आंदोलन हो रहा है, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो सवाल आपने उठाई है कि क्या किसानों को बिचौलिए का सामना करना पड़ेगा कि नहीं। देखिए इसमें 3 चीज है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी, और दूसरी एक बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य वो उसकी क्या होगी और मंडी की स्थिति क्या होगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगा उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो लेगा उसके अनुरूप तमाम चीजें आपको देनी होंगी, और उसके अनुरूप यदि उत्पादन नहीं होता है तो आपका उत्पादित तमाम जो चीजें जो आप खेती बाड़ी में जो आपने उत्पादन किया है वो तमाम चीजें वो रिजेक्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिखाई दे रही है।
और इसमें जो है 18% जो है GST भी देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसानों को लेकर जो बिल लाया गया है वो उनके हित में नहीं है, और यही वजह है कि पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन पूरे राज्य स्तरीय आंदोलन है, जहां DC के कार्यालय के समक्ष अपना आंदोलन करेंगे। और अभी देखिए, कल जो है कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन था, राजभवन मार्च। तो इन तमाम चीज के बीच में यदि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के हित जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, इससे भी समझना होगा कि ये भारत में केंद्र सरकार में पिछले 22 सालों से बीजेपी के साथ रहा अकाली दल भी इसी मुद्दे को लेकर अपना पार्टी से वो बिल्कुल रास्ता अलग कर लिया। अकाली दल ने रास्ता अलग कर लिया, बिल्कुल अंजलि। और ये उन्होंने साफ तौर पर जब ये रास्ता टूटा तो ये लिखा क्या कि किसान की बेटी हूं और जानती हूं किसानों का दर्द, इसलिए अलग होने का फैसला लिया है। ये ट्वीट बहुत अहम था जब ये रिश्ता टूटा NDA के साथ अकाली दल का। अभिषेक, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब संशोधित बिल के जरिए रखा गया है। एक सवाल जहन में इसलिए भी उठता है और किसान परेशान इसलिए भी हैं, बाकी विपक्षी सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी मैक्सिमम जो है FCI के अधीन ही खेती होती है। FCI ही फार्मिंग करवाती है किसानों को, बड़े चाहे आप धान की खेती ले ले या गेहूं की फसलें ले ले, ये FCI ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेती है। अब इसमें नया होगा कि बाकी जो पूंजीपति आएंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो करवाते हैं, तो बाकी खामियाजा जिस तरह से GST कहा गया है, फसल की जो पैदावार होगी अगर उसमें कुछ कमी आती है, तो ये सारी चीजें, यानी अब किसान पूरी तरह उनके अनुरूप अपना काम कर पाएंगे और उनके तहत ही ये काम हो पाएगा। वो जैसा चाहेंगे वैसा किसानों को मिलेगा, अगर ना चाहें तो ना मिलेगा। और ये विरोध इसलिए है, विरोध की वजह और भी है आरती, इस बात को समझिए। अपने देश में ज्यादातर जो किसान है वो सीमांत किसान है या छोटे मझोले किसान है। बड़े किसान, जिस किसान की बात आप कर रही हैं उसमें से पंजाब में, हरियाणा में तो बड़े किसान है और वहां पे चकबंदी जो है वो सफल रही है। चकबंदी का मतलब होता है अलग अलग खेतों की जगह पर एक बड़ा सा खेत का फार्म होना, जहां पे हम खेती बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब बिहार झारखंड के प्रदेश में आप देखेंगे तो किसी का खेत जो है यहाँ पे है और किसी का 4 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, और अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। तो वो जो खेती है ये इतनी छोटी खेती है कि अगर हम चाहे भी तो कोई बड़ा फार्मिंग नहीं कर सकते। कहीं कहीं तो खेत इतना छोटा है कि हल बैल चलाना मुश्किल होता है, ट्रैक्टर चलाना मुश्किल होता है। तो उस जगह पे आप सोचिए कि 5 भाइयों के बीच में वो खेती बट के टुकड़े टुकड़े में बट गया है, और वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना भी चाहे तो मुश्किल होगी। दूसरा, इस देश में मुश्किल से 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास परिसंपत्तियां जो है पूरे देश के GDP का हिस्सा से अगर कहेंगे तो करीब करीब 80-90% एक बड़ा हिस्सा जो है उनके हाथ में है संपत्ति का। तो सवाल यही है कि 2-4 जो बड़े घराने हैं, आज भी आप देखेंगे तो सभी बिजनेस में उन्हीं का हाथ है। तो आज के हालात में अगर किसानों को किसी क्षेत्र में वो जमीन लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से और जो समझौता करते हैं बाद में उस समझौता से मुकर जाए या कुछ हो जाए, तब क्या होगा? किसानों के लिए मिट्टी, ये जो जमीन जो है ना, उसके माता पिता की तरह, पूर्वजों की तरह है और वो उससे जुड़े रहते हैं, उससे अलग नहीं हो सकते। और इसीलिए देखिए, खेती बाड़ी जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ तो आई, साथ साथ ये पूरी अगर आप ध्यान से देखेंगे कि चूंकि कृषि क्षेत्र से हम सभी आते हैं और हमारे परिवार में या सभी लोग कहीं ना कहीं किसानी से परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे देश की आधार है कृषि, और प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि कोरोना काल में अगर हम अभी भी व्यवस्थित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी वजह से हम बैलेंस्ड है। प्रभात, कृषि बिल को लेकर तमाम तरह के नेगेटिव पॉइंट्स पर चर्चा हो रही है, विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या फिर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे लेकर हो। प्रधानमंत्री ने यह साफ किया था जब ये बिल पारित हुआ, उसके बाद जब वो आए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि MSP को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी बल्कि कुछ और एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। तो क्या वाकई सभी नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ इसमें ऐसा छुपा हुआ है जो किसानों के हित में नहीं है, जो किसानों के हितों की अनदेखी की गई है और वाकई पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलने वाला है एग्री सेक्टर में भी?
बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से जब से कृषि किसान बिल आया है पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो विरोध का सुर है और तेज होता जा रहा है। ये लोग जो पार्टियां हैं जो इसके विरोध कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। किसानों का जो भी फसल का मूल्य दाम होगा वो बड़े बड़े पूंजीपतियों या बड़े बड़े ठेकेदारों के हाथ में चल जाएगा। इसी को लेकर इन लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि जो किसान को पहले ऐसा होता था कि जो पूंजीपति आके, जो मैं पहले भी बताया कि उसके खेत में आकर उसकी दाम सामान खरीद के ले जाते थे, लेकिन अब है क्या कि ओपन मार्केट हो जाने तो किसान अपने हिसाब से जाकर बेच सकता है कि अगर बोकारो में अगर 20 रुपए किलो आलू है तो दूसरे जिले में भी जाकर बेच सकता है, तो वहाँ 40 रुपए मिलेगा, तो निश्चित है। हाँ, लेकिन तब है कि किसान को ट्रांसपोर्टिंग कैसे करेगा। जो गाँव के किसान है, जो सब्जी बेचते हैं, आलू है या प्याज का जो खेती करते हैं, उन लोग के लिए ये दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि पास उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास में। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो किसान को अगर कहे तो एक तरफ फायदा भी है, एक तरफ नुकसान भी है। जिस तरीके से पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, तो ये देखना होगा कि अब ये जो बिल आया है कितना किसानों को फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। चलिए अंजनी, देखिए किसानों को फायदा और नुकसान, बड़े किसानों के लिए तो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक लाभ की स्थिति हो सकती है, क्योंकि एफसीआई भी देखिए अभी तक मैक्सिमम फार्मिंग अगर आप बड़े स्तर पर कहें तो एफसीआई ही करवाती आई है, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्सटेंशन अगर आप कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि अब दूसरे लोग भी इसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे। लेकिन हम जिस राज्य में रहते हैं, झारखंड की बात करें या फिर बिहार और छोटे छोटे राज्य जहां पर छोटे छोटे खेत हैं, लोग बड़े, जिस तरह से चकबंदी की बात कही, बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार नहीं होती, वहां पे किसानों को इस बिल से क्या लाभ मिल पाएगा? क्या अगर इस तरह से अगर जो संशोधित बिल लाया गया है, क्या वाकई किसानों के लिए ये हकमारी है, किसानों की हकमारी हो और विपक्ष का विरोध जायज है? देखिए आरती, ये झारखंड, बिहार या जो अन्य ऐसे राज्यों की हम बात करें जहां छोटे और मंझौले जो कृषक हैं वो जो खेती करते हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है इसको लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर ये हम बात जरूर कहा जा रहा है। जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, तो ऐसा जरूर लगता है कि इस बिल में ये भी मांग जो छोटे और मंझोले जो किसान हैं उनकी ये भी मांग है कि जो न्यूनतम जो दर है, समर्थन मूल्य जो है, उसे भी इस बिल में लाना चाहिए था, नियम में लागू करना चाहिए था, तो उससे एक सिक्योरिटी बढ़ती। तो ऐसा लगता है कि इस बिल को लेकर जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, छोटे और मंझोले जो किसान हैं उनके लिए बहुत बेहतर होने वाला नहीं है। मतलब जो बड़े कृषक हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उनके लिए एक बेहद अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह से पूरे भारत में आंदोलन हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जिस तरह से रणनीति और आंदोलन हो रहे हैं, तो छोटे और मंझोले किसानों को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, विरोध हो रहा है, विपक्ष विरोध पे उतर आया है। कल देखिए, कल सड़क पर कांग्रेस पार्टी नजर आई, राजभवन तक पहुंचे, ज्ञापन दिया राज्यपाल को और ये मांग की है कि किसी तरह इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि यह किसानों के हित में नहीं है। आज जेएमएम जिला मुख्यालयों पर धरना देने वाला है। क्या कोई विकल्प बचता है? देखिए, अभी तो ये प्रदर्शन, विरोध तो हो ही रहा है। किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कोई देशव्यापी कोई संगठन नहीं है, उन्हें किसी न किसी राजनीतिक दलों के सहारे ही अपनी विरोध को करना होगा। और देखिए, पंजाब में तो थोड़ा संगठित किसान भी है, हरियाणा में संगठित किसान है, उसके क्षेत्र में है भी, लेकिन बिहार झारखंड में तो कहीं किसानों का कोई गुट भी नहीं है, कोई अलग नेता तक नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि विपक्ष को ही इस मुद्दे को लेकर आगे आना होगा, चाहे कांग्रेस को लेकर आए या वामपंथी पार्टियां आए, और आज जेएमएम सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन। लेकिन सरकार की स्थितियों को देखिए तो सरकार ज्यादातर मामलों में रोल बैक नहीं कर रही है। मतलब उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति कहिए या आप हठधर्मिता कहिए, दोनों बातें हैं। यहाँ पे सरकार जो है जिस प्रकार से इस बिल को जल्दीबाजी में दोनों सदनों से, बड़े सदन से और छोटे सदन से, राज्यसभा से और लोकसभा से पारित करवाया, राष्ट्रपति का अनुमोदन भी हो गया है, तो अब सरकार इस मामले में वापस की गारंटी कम लग रही है। लेकिन हाँ,
एक तकलीफ जो अभी भी हमने किसानों से बात किया वो यही है कि किसान यही चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है, सरकार बिल के नाम पर सुधार की बात कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो तभी ना लाभ मिल पाएगा जब हमें वो सुविधा मिले। जैसे किसानों की सबसे बड़ी संकट आज भी जो है वो सिंचाई का है, खाद और बीज का संकट है, उनको समय पर जो उर्वरक है वो समय पर नहीं मिलता। इसके बाद उनकी संकट जो है वो यह है कि जब उनको जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, उस वक्त उनके पास पैसे नहीं रहते। हालांकि सरकार ने 2-2 हजार करके जो है साल में 6,000 रुपया देने का, ये सब चुनावी पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार इसी आधार पर आई भी, 6,000 रुपया देकर जो है। लेकिन सवाल यह है कि ये किसान जो अभी भी हैं उनके सामने सबसे बड़ी संकट यही होती है कि उनके हाथ में पैसे का अभाव रहता है, और कई बार जब जरूरत होती है तो उनके पास ये पैसे, अगर वो रेगुलर पैसे सरकार को सुनिश्चित कर दे कि हम पैसे देंगे, खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए, खाद बीज समय पे उपलब्ध हो जाए, तो किसानों को और कुछ भी नहीं चाहिए। इस देश को अगर बचाया है तो किसानों ने, इस देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है तो पूरी दुनिया भर में मंदी रही, लेकिन भारत से अछूता रहा तो उसका मूल कारण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और याद कीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक जो भी पंचवर्षीय योजना रही, अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद से औद्योगिक क्षेत्रों पर थोड़ा, लेकिन जब नेहरू जी ने मॉडल आया था मिक्स्ड इकोनॉमी का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस किसानी को दिया गया था। और आज भी 65 से 70% लोग किसानी पर आश्रित हैं। ये अलग बात है कि नए पढ़े लिखे लोग किसानी छोड़ रहे हैं, घाटे का सौदा बन गया है और कर्जदार होते जा रहे हैं किसान, लेकिन किसानी इस देश की जरूरत ही नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था का आधार है। और इससे छेड़छाड़ करना या उनको यूं ही अपने हाल पर छोड़ देना इस देश के लिए बहुत मुश्किल खड़ा करेगा। इस सेक्टर से खिलवाड़ करना, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। प्रभात, देखिए, अगर एग्रो सेक्टर की बात हो रही है, एग्रो सेक्टर हमारा बेस रहा है, भारत की नींव रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि अगर कोरोना काल में भी अगर हम खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्रो सेक्टर, इसी सेक्टर की वजह से, कृषि की वजह से ही, क्योंकि हमारा आधार मजबूत है और अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था इसी पर आश्रित है। क्या जरूरत है ऐसे एक संगठित नेता की, एक संगठित संगठन की, जो इस तरह से किसानों की आवाज भी बुलंद कर सके? क्योंकि देखिए, हर बार एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है, एक बैसाखी कहें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर, इतना बड़ा आधार हमारे देश का, और इसके लिए कोई बड़ा नेता नहीं, कोई बड़ा संगठन नहीं जो अपनी बातों को रख सके सरकार के सामने और अपनी मांगों को रख सके। जरूरत है एक संगठन की और एक ऐसे लीडर की जो ये तमाम बातें भी रख सके, विपक्ष की बैसाखी ना लेनी पड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा ना लेना पड़े। बिल्कुल आरती, देखिए, जैसे अभिषेक ने पहले कहा कि किसानों का कोई संगठन नहीं है, इसी चलते इतना ज्यादा विरोध। और अगर किसानों का भी एक संगठन होता तो ये जो विपक्षी पार्टी है उनके भरोसे नहीं रहना पड़ता, वो अपने आप को मजबूत करते। और जब गांव की किसान अगर इकट्ठा होकर अगर खड़ा हो जाए तो निश्चित है कि केंद्र सरकार को मजबूरन जो बिल जो पास हो चुका है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करना पड़े। इसीलिए जो किसान है, जो गाँव के छोटे छोटे किसान है, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं जो विपक्षी पार्टी है उनके कंधे पर रखकर चलने के लिए, और उसी के आधार पर वो चलते हैं। अब ये रही बात गांव की, जो छोटे छोटे किसान है, जैसे गांव में जो भी छोटी बड़ी किसान जो अपनी खेती करते हैं तो वहां पे कोल्ड स्टोरेज या रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो सब्जियों की जो रखने की व्यवस्था नहीं होती। दूसरी है सिंचाई प्रॉपर नहीं है। आपको हम अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें, कोल्हान की बात करें, सबसे बड़ा डैम बना चांडिल का डैम, ये इसलिए बना था कि किसानों को, उस क्षेत्र के लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन आज भी पानी उस क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। और ना ही कोल्ड स्टोरेज है, ताकि अगर कोल्ड स्टोरेज रहने से भी किसान अपनी माल को हिसाब से, अपने समय के हिसाब से बेच सकते हैं कि उसके हिसाब से दाम मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मजबूरी में किसान, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, बड़े ठेकेदार आते हैं, उनको मजबूरी में जो आने पाने दाम में बेचना पड़ता है और किसान का मूल्य भी नहीं निकलता। तो ऐसे में सरकार को पहले इन सब चीजों को दुरुस्त करना होगा, तभी जाकर किसान की जो हित की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो तब जाकर ये सार्थक साबित हो पाएगा। नहीं तो अन्यथा ये विरोध और समर्थन में यही करता रहेगा और किसान इसमें पिसता चला जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अंजनी से ले लेते हैं। अंजनी, कोई नेता नहीं, कोई बड़ा संगठन नहीं, विपक्ष का सहारा, और विपक्ष अब उनकी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा है, सरकार से मांग है कि यह कानून उनके हित के लिए सही नहीं है, वापस लिया जाए। क्या किसान जो कृषि है हमारा, सिर्फ और सिर्फ हर सरकार, सिर्फ एनडीए ही नहीं, आने वाली हर सरकार, जाने वाले दल हैं, हर सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सुविधाओं से ज्यादा कानून लाने पर जोर?
देखिए आरती, जिस तरह से आपने कहा कि जो किसानों का एक संगठन, अपना एक संगठन होना चाहिए और वैसे में अपनी बातों को वो सरकार तक पहुंचा सके। देखिए भारत एक हम लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक बड़ा माध्यम होता है कि आप अपने विधायकों, अपने सांसदों के माध्यम से सरकार तक आप आवाज उठाएं। तो माध्यम बना है, लेकिन जैसे पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में बड़े बड़े किसानों का संगठन है, बड़े बड़े वहाँ किसानों के नेता है। मतलब पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो संगठन में बड़े नेता जरूर रहे हैं और उसी संगठन के मार्फत कई नेता जो हैं लोकसभा तक पहुँचे हैं। तो एक माध्यम जरूर बनता है, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इनका संगठन को और मजबूत होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ जरूर कहेंगे, जहाँ किसानों का काम खेती बाड़ी है, वहाँ यदि हम ये भारतीय आंदोलन में जाएंगे तो किसानों ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लड़ाई भी लड़ी थी। तो किसानों का एक क्रमिक आंदोलन रहा है, तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आवाज़ उन्होंने उठाई है। अब देखना ये होगा कि ये आवाज़ कितना असरदार होता है और इस बिल में आगे संशोधन होता है या नहीं होता है, ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन किसानों का जो संगठन है भारत में एक मजबूत संगठन है। चलिए, तो मजबूत संगठन है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायदा किया था सरकार ने कि किसानों के हक के लिए बहुत सारे उपाय करेगी सरकार, और शायद एनडीए गवर्नमेंट अगर दोबारा वापस आई सत्ता में तो किसानों को ये जो किसानों से जो वायदे किए गए थे कि उनकी मांगे, उनके हितों की भरपूर रखवाली होगी और फिर उनके हितों की भी देखभाली करते हुए जो कानून है वो लाए जाएंगे, उनको काफी प्रश्रय दिया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार ने बगैर बहस बिल तो पारित करा दिया, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और विरोध आज भी जारी है। जेएमएम आज जिला मुख्यालयों पर धरना देने वाला है। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक आपका, अंजनी आपका और प्रभात, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृषि बिल को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, राज्यपाल से मिले, ज्ञापन सौंपा कि ये बिल और ये कानून जो है संशोधित तो उसे वापस लिया जाए, क्योंकि इससे किसानों का हित नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलने वाला है। और इसी को लेकर आज जेएमएम का विरोध प्रदर्शन है, धरना है सभी जिला मुख्यालयों पर और सिर्फ मांग ये कि ये कृषि बिल वापस लिया जाए। हम तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल खबर खास में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।